औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13, फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 4, वर्क, पावर एंड एनर्जी। वर्क आपके पास क्या होता है? अगर आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा लें और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए तो साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं वर्क इज डन। साइंटिफिक लैंग्वेज में हम कहते हैं वर्क इज डन। अगर हम किसी बॉडी पे फोर्स लगा लें और वो उस बॉडी को डिस्प्लेस करे तो फिर हम कहते हैं साइंटिफिक लैंग्वेज में वर्क इज डन। या द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क एफ एस कॉस थीटा। ये फोर्स आपके पास है, इट मस्ट बी कांस्टेंट फॉर एस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा ये हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा ये चीजें। अगर थीटा 90 और 0 के दरमियान हो, वर्डन विल बी पॉजिटिव, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पॉजिटिव, काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीजेस। अगर थीटा आप देखिए, वर्डन अगर पॉजिटिव हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा और काइनेटिक एनर्जी आपके पास होगा, इट विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर थीटा आपके पास 0 हो, वर्डन विल बी मैक्सिमम। अगर थीटा आपके पास 90 हो, वर्क डन विल बी 0। और अगर वर्डन 0 हो तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 होगा। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म मोशन। या काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 होगा, मींस बॉडी रेस्ट में होगा। ठीक है, तो अगर वर्डन आपके पास 0 हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास 0 होगा। और अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट या बॉडी रेस्ट में होगा, काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है, आपने पढ़ा होगा वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज 0। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स वेलोसिटी के या मोशन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो उसका वर्डन आपके पास 0 होता है। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होता है। और अगर नेट वर्डन 0 हो तो काइनेटिक एनर्जी भी आपके पास क्या होगा? 0 होगा, मींस द बॉडी विल बी एट रेस्ट। अगर थीटा 180 और 90 के दरमियान हो, वर्क डन नेगेटिव होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगा। ठीक है, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर आपके पास नेगेटिव होगा, इट मींस काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी आपके पास है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और अगर थीटा 180 हो, वर्क डन आपके पास है, इट विल बी मिनिमम। और ये फोर्स इस डिस्प्लेसमेंट के लिए आपके पास कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अगर मैं लिख लो वर्क डन बाय ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वो आपके पास mgh के बराबर होगा। वेट ऑफ अ बॉडी को आप हाइट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वर्क डन आ जाएगा। अगर आप हाइट को वेट ऑफ अ बॉडी के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड आपके पास आ जाएगा। दो बातें, मैं अगर किसी बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं तो देखिए मेरा अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड है, सो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव। ठीक है, और अगर मैं किसी बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, थीटा इज 180, तो वर्डन आपके पास जो है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी नेगेटिव, बट वर्डन बाय द अप्लाइड फोर्स विल बी पॉजिटिव। अगर मैं ऊपर से नीचे किसी बॉडी को ला रहा हूं तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, मेरा अप्लाइड फोर्स अपवर्ड है, थीटा इज 180, वर्डन आपके पास जो है वो नेगेटिव होगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट इज डाउनवर्ड, वर्क बाय ग्रेविटी इज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वर्क में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं। ठीक है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, तो देखिए अगर आपके पास एक मास स्प्रिंग सिस्टम है तो मास स्प्रिंग सिस्टम जब ऑसिलेशन करता है, ठीक है, तो आपने पढ़ा है रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ऑसिलेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा, और अगर ऑसिलेशन के दौरान डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा तो रिस्टोरिंग फोर्स चेंज होगा। इट मींस द फोर्स विल बी वेरिएबल। तो आप पाथ को स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट में डिवाइड कर लेंगे इस तरह कि हर एक लेंथ एलिमेंट में आपके पास फोर्स कांस्टेंट हो। फिर आप हर एक इंटरवल में वर्क डन को मालूम कर लेंगे,
और फिर तमाम वर्डन को जब आप ऐड कर जाएंगे तो हमारे पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, ये अगर आपके पास रॉकेट है, ठीक है, ये आपके पास रॉकेट, अगर रॉकेट ऊपर उठ रहा है, हम क्या करेंगे, हम पाथ को डिवाइड कर लेंगे इनटू स्मॉल स्मॉल लेंथ एलिमेंट। क्यों? क्योंकि रॉकेट जब ऊपर उठता है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो अगर ये रॉकेट ऊपर जाता है तो आर वेरी होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी होगा। तो इट मींस द फोर्स इज वेरिएबल। सो वी विल डिवाइड the whole path into small length elements so that the force in each interval is a constant. Then we will calculate the burden in each interval, and by adding them we will get the total work done. ठीक है, तो आप burden किस तरह मालूम करते हैं? ठीक है, आप burden को लिख सकते हैं F1 dot delta x1 plus F2 dot delta x2 plus Fn dot डेल्टा xn, या मैं इसको लिख सकता हूं समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एफ आई डॉट डेल्टा xi, या मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं वर्डन 1 प्लस वर्डन 2 प्लस वर्डन 3 प्लस वर्क डन n, एंड दिस इज समीशन आई स्टार्ट फ्रॉम 1 to n wi। तो तमाम इंटरवल्स में अगर आप वर्डन को ऐड कर जाए तो आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। और याद रखिए, फोर्स आपके पास वेक्टर है, अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन चेंज हो रहा है या दोनों चेंज हो रहा है, ठीक है, तो आपके पास फोर्स होगा वो वेरिएबल होगा। ठीक है, अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है या डायरेक्शन या दोनों, फोर्स इज वेरिएबल। और अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो तो फिर फोर्स को हम कहेंगे कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपके पास जो है कंजर्वेटिव फील्ड्स आर कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, फील्ड विल बी कंजर्वेटिव, फील्ड या फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, फील्ड या फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव होगा इफ work done is independent of a path। ठीक है, work done is independent of a path between two points। Work done is independent of path between 2 points। It only depends upon initial and a final position। इसके लिए मैं अगर डायग्राम बना लूं, ये आपके पास A, ये आपके पास B, ठीक है, और इसको मैं लिख लूंगा दिस इज पाथ 1, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा दिस इज पाथ 2। ये आपके पास पाथ 1, ये आपके पास पाथ 2। तो फर्स्ट पॉइंट के मुताबिक से अगर पाथ 1 पे आप वर्डन करें और पाथ 2 पे आप वर्डन करें एंड दे आर इक्वल, सेकंड आपके पास जो है सेकंड पॉइंट, work done along closed path is a 0। work done along closed path is a 0। ये आपके पास लेट सपोज पॉइंट A है, A से आप B पॉइंट तक जा रहे हैं, B से आप वापस A पॉइंट तक आ रहे हैं। ठीक है, तो work done from A to A means A से start A पे end, this is 0, क्योंकि closed path का मतलब होता है the path which is same or common initial and final position, which is same, common and initial position, उसको basically हम closed path कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, closed path कहते हैं। So कोई भी फील्ड या कोई भी फोर्स अगर ये दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करे तो हर वो फील्ड आपके पास जो होगा वो कंजर्वेटिव फील्ड होगा, और उस फील्ड का फोर्स आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, लेकिन एक बात आप लोग याद रखें, मैं इससे और भी एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं। अक्सर मुख्तलिफ बुक्स में एमसीक्यूज है और प्रीवियस पेपर्स में भी एमसीक्यूज है,
कि आपको फोर्सेस गिवन होता है और आपसे पूछा गया होता है कि गिवन फोर्सेस में कौन सा फोर्स कंजर्वेटिव है या कौन सा फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है, तो आप एमसीक्यूज में तो हर फोर्स के लिए प्रॉपर्टीज प्रूव नहीं कर सकते, तो फिर आप क्या करेंगे? तो मैं इसका एक आसान तरीका आपको बता रहा हूं, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फील्ड या कौन सा फोर्स आपके पास जो है वो कंजर्वेटिव है और कौन सा फोर्स आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है। आसानी से आपको पता चलेगा। और वो क्या है? याद रखिए, हर वो फील्ड या हर वो फोर्स जिसके लिए पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हो या जिस फील्ड या फोर्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉसिबल हो, तो हर वो फील्ड और हर वो फोर्स वो आपके पास कंजर्वेटिव फील्ड या कंजर्वेटिव फोर्स होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। हर वो फील्ड या हर वो फोर्स जिसका पोटेंशियल एनर्जी आपके पास पॉसिबल हो या पोटेंशियल एनर्जी आप पढ़ चुके हो, ठीक है, तो उसका वो फील्ड या वो फोर्स आपके पास होगा वो कंजर्वेटिव होगा। आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव। आपने पढ़ा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फोर्स इज कंजर्वेटिव। आपने पढ़ा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, आपने पढ़ा है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलास्टिक फोर्स आपके पास जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होगा और इलास्टिक फील्ड भी आपके पास क्या होगा? कंजर्वेटिव फील्ड होगा। कभी भी आपने मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड जनरली इज नॉन कंजर्वेटिव। हां, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ मैग्नेट इज कंजर्वेटिव, क्योंकि इनसाइड अ मैग्नेट द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। या दो मैग्नेट्स का नॉर्थ और साउथ पोल आपने इतना करीब रखा हुआ है कि उसके नॉर्थ और साउथ के दरमियान मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड कंजर्वेटिव बिहेव करेगा। वरना अगर जनरली आपसे कोई पूछे तो मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन कंजर्वेटिव। अच्छा, एक और बात भी याद रखिए, हर वो फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी लॉस्ट हो, हर वो फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाए, हर वो फोर्स आपके पास नॉन कंजर्वेटिव होगा। फ्रैक्शनल फोर्स, डैम्पिंग फोर्सेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस, ठीक है, विस्कस ड्रैग फोर्स, नॉर्मल फोर्स वगैरह, ये आपके पास जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, तो हर वो फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाए वो आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगे। अगर मैं एक एमसीक्यू बना लूं, which force is non conservative, ठीक है, तो कौन सा फोर्स आपके पास नॉन कंजर्वेटिव है? kx, बी ऑप्शन kv, सी ऑप्शन mg और डी ऑप्शन qe। ये kx कौन सा फोर्स है? ये आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, या ये आपके पास इलास्टिक फोर्स है। द डिस्प्लेसमेंट डिपेंडेंट फोर्स इज इलास्टिक। ये ड्रैग फोर्स है, द वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स, ड्रैग फोर्स। ये आपके पास वेट है, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, ये आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है QE। तो आप देखिए, ड्रैग फोर्स, इसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है। इलास्टिक फोर्स, ये आपके पास कंजर्वेटिव है, ये आपके पास कंजर्वेटिव है, ये आपके पास कंजर्वेटिव है। वेलोसिटी डिपेंडेंट फोर्स व्हिच इज अ ड्रैग फोर्स, ठीक है, इसकी वजह से एनर्जी लॉस होता है, तो इसलिए आपके पास जो ड्रैग फोर्स है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। वो आपके पास क्या है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो इस किस्म की क्वेश्चंस भी आपके पास आ सकता है, विच फोर्स इज कंजर्वेटिव और विच फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, तो ये इसकी आसान पहचान है। हर वो फोर्स जिसकी वजह से एनर्जी लॉस हो जाए, ठीक है, एनर्जी लॉस हो जाए, वो नॉन कंजर्वेटिव होगा। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। एनर्जी का डिफिनीशन है द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी। एनर्जी के मुख्तलिफ फॉर्म है, लेकिन
दो इंपॉर्टेंट बेसिक टाइप्स ऑफ एनर्जी है। एक तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, दूसरा आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, द एनर्जी पोसेस्ड ड्यू टू वर्च्यू ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी, एंड द एनर्जी ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ड्यू टू वर्च्यू ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ सिस्टम और बॉडी। ठीक है, तो उसको बेसिकली हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्फ़िगरेशन चेंज का मतलब क्या होता है? अगर आप स्प्रिंग को एक्सटेंड करें, उसके लेंथ में चेंज आ जाएगा, उसके एरिया में चेंज, तो आपने उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया, तो जो एनर्जी वो स्टोर करेगा दैट विल बी नोन एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ले रहा हूं, which is mgh, which is mgh। अच्छा, एक बात आप लोग याद रखें, मुख्तलिफ रेशो वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, मुख्तलिफ जो है रेशोज वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ना कि सिर्फ इन इक्वेशन में, किसी भी इक्वेशन में रेशो वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास if the velocity is kept constant। तो आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2। ठीक है, अगर मास डबल, काइनेटिक एनर्जी विल बी डबल इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। मास हाफ, काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ इफ द वेलोसिटी इज केप्ट कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी if the mass is kept constant। ठीक है, और ये आपके पास आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू v1 स्क्वायर डिवाइड बाय v2 स्क्वायर, या इसको मैं लिख सकता हूं v1 डिवाइड बाय v2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। अगर आप वेलोसिटी को डबल कर जाए बाय कीपिंग द मास कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 टाइम्स बन जाएगा। अगर आप वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर जाए, काइनेटिक एनर्जी आपके पास 9 टाइम्स बन जाएगा इफ द मास इज केप्ट कांस्टेंट। काइनेटिक एनर्जी का ये इक्वेशन भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, p स्क्वायर डिवाइड बाय 2m। p इज द लीनियर मोमेंटम, m इज द मास, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लीनियर मोमेंटम। और यहां से मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी is directly proportional to the square of a linear momentum, और मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू p1 स्क्वायर डिवाइड बाय p2 स्क्वायर, या p1 डिवाइड बाय p2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। अगर लीनियर मोमेंटम डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मोमेंटम को आप हाफ कर जाए, काइनेटिक एनर्जी आपके पास 4 टाइम डिक्रीजेस। काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास इफ द लीनियर मोमेंटम इज केप्ट कांस्टेंट। अगर लीनियर मोमेंटम आपके पास कांस्टेंट हो, और मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1, m2 डिवाइड बाय m1। तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1। यहां पर काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्यों? यहां पर मोमेंटम अगर कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। यहां पर अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं, इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट। उसी ऊपर वाले इक्वेशन से मैंने इसको भी लिख लिया। मैं लिख सकता हूं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मास अगर आपके पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो, और इसको मैं लिख सकता हूं P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ m1 डिवाइड बाय m2। और देखिए, मैं आपसे यहां पर क्वेश्चन ये कर सकता हूं, एक हेवियर ऑब्जेक्ट है, दूसरा लाइटर ऑब्जेक्ट है, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी,
तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा, हेवियर का मोमेंटम ज्यादा होगा। ठीक है, एक हेवियर बॉडी है और एक लाइटर बॉडी है, उनके काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो मोमेंटम किसका ज्यादा होगा? हेवियर है तो उसका मोमेंटम आपके पास है वो ज्यादा होगा। P is directly proportional to the square root of a kinetic energy if mass is kept constant। ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूं P1 divided by P2 is equal to under the root of kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2। और ये रेशो हम यहां पर कर भी चुके हैं। ठीक है, so these are some important ratios in the kinetic energy equation। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म के रेशोज वाले क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। एमसीक्यू अगर मैं लिख लो M1 is equal to M2 is equal to M and kinetic energy 1 ratio kinetic energy 2 is equal to 1 ratio 3, then what will be the ratio of their momentum? इनके मोमेंटम का रेशो आपके पास क्या होगा? 1:3, 1/√3, 1:9 और डी ऑप्शन आपके पास 3:1। ठीक है, दो आइडेंटिकल बॉडीज है। आइडेंटिकल का मतलब ये होता है कि मासेस आर सेम। अगर उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो 1:3 हो तो उनके मोमेंटम का रेशो क्या होगा? ठीक है, तो इसमें ये वाला रेशो इस्तेमाल हो रहा है, ये वाला P1 divided by P2 is equal to under the root of kinetic energy 1 divided by kinetic energy 2। तो 1 का √1, 3 का √3, ये आपके पास इसका आंसर होगा। ये वाला रेशो इसमें यूज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं लिख लो MCQ काइनेटिक एनर्जी 1 is equal to kinetic energy 2 is equal to A। अगर आपके पास P1:P2 लीनियर मोमेंटम का रेशो 1:4 हो तो फिर M1 और M2 का रेशो आपके पास जो है वो क्या होगा? ठीक है, M1 और M2 का रेशो आपके पास क्या होगा? तो मोमेंटम और मास इफ द काइनेटिक एनर्जी इज kept constant, if the kinetic energy is constant, P is directly proportional to the square root of a mass। और square root of mass मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैं यहां पर इसको लिख लूंगा P1 divided by P2 under the root of M1 divided by M2, या इसको मैं लिख सकता हूं P1 square divided by P2 square is equal to M1 divided by M2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं A ऑप्शन 1:4, B ऑप्शन 1:2, C ऑप्शन 1:16, D ऑप्शन 1:1। तो आपके सामने P1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये रेशियो इसमें से यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा अब यहां पर मैं इस तरह भी इसको लिख सकता हूं P is equal to 2m kinetic energy under the root। तो मैं लिख सकता हूं P is directly proportional to the square root of mass and kinetic energy। और मैं इससे भी रेशो बना सकता हूं P1 divided by P2 is equal to under the root of M1 kinetic energy 1, M2 kinetic energy 2। इस तरह भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, अगर मैं ये इस तरह लिख लूं एक MCQ इसी में कि M1 रेशो M2 is equal to 1:5, kinetic energy 1 रेशो kinetic energy 2 is equal to 5:1। ठीक है, तो फिर P1:P2 आपके पास क्या होगा? ठीक है, P1:P2 आपके पास क्या होगा? ठीक है, मैं A ऑप्शन लिख लेता हूं 1:5, B ऑप्शन 5:1, C ऑप्शन 25:1, D ऑप्शन 1:1, 1:1। ठीक है, तो इसमें आपके पास कौन सा जो है वो आंसर आएगा? ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि M1 आपके पास 1 है, काइनेटिक एनर्जी 1 आपके पास 5 है। ठीक है, M2 आपके पास 5 है, काइनेटिक एनर्जी 2 आपके पास 1, तो 5 divided by 5 under root is equal to 1। दिस इज द आंसर। ठीक है, 1
रेशो 1 आपके पास आंसर होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो दीज आर सम मॉडल एमसीक्यू, और जरूरी नहीं कि रेशो हमने सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के इक्वेशन में लिया, इसके लिए सिर्फ है, किसी भी इक्वेशन में आपके पास ये रेशो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखिए, अब परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में करवा रहा हूं। मुख्तलिफ बुक्स में और प्रीवियस पेपर्स में परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कि परसेंट इंक्रीज, अगर आपको एक में परसेंट इंक्रीज गिवन है तो दूसरे में आपके पास परसेंट इंक्रीज कितना आएगा। तो देखिए, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस में एक बात आप लोग याद रखें कि बिफोर चेंज जो भी अमाउंट होगा उसको आपने 100% लेना होगा। बिफोर चेंज आपके पास जो भी अमाउंट होगा उसको आपने 100% लेना होगा। अगर आपके पास 10 रुपए है इनिशियली, तो 10 को आप 100% कंसिडर करें। अगर आपके पास 5 रुपए है तो 5 रुपए को आप 100% कंसिडर करें। आपके पास 40 रुपए है, 40 रुपए को आप 100% कंसिडर करें। तो देखिए, आपके पास इनिशियल अमाउंट जो भी होगा उसको हम कंसिडर करते हैं 100%। आपके पास 10 रुपए थे, मैंने आपको 10 और दिए, कितने हो गए? 20। तो 20 10 का डबल है ना, तो आपके पास डबल अमाउंट हो गया। और डबल टू का मतलब होता है 200%। आपके पास 200% अमाउंट हुआ। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं कि आपके पास इंक्रीज कितना आया, तो 10 रुपए का इजाफा आया। 10 रुपए तो पहले से आपके पास थे, तो इजाफा 10 रुपए का आया। और 10 रुपए मींस आपके इनिशियल अमाउंट के बराबर, इट मींस 100%। अगर आपके पास 10 रुपए थे, मैं आपको 5 रुपए दूं तो 15 रुपए मिल जाएंगे, तो टोटल 150%। लेकिन परसेंटेज इंक्रीज वो 50% आपके पास आए। टोटल परसेंटेज 150% और इन परसेंटेज इंक्रीज 50% आया। अब देखिए, अगर मैं लिख लो काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर इफ द वेलोसिटी इज डबल। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बन जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स, 1 टाइम्स तो पहले से था। आपके पास 10 रुपए थे, मैंने आपको 30 और दिए, तो अब आपके पास 40 है। लेकिन आपके पास कितने पैसों का इजाफा आया? तो 30 रुपए का इजाफा आया। और 30 रुपए आपके इनिशियल अमाउंट का 3 टाइम्स है, तो 300% आपके पास इंक्रीज आया। लेकिन टोटल परसेंट 400% आपके पास मौजूद है। तो अगर वेलोसिटी डबल, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम, तो 4 से 1 माइनस करें तो 3 बन जाएगा। तो 300% काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाएगा। अगर मैं वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर जाऊं, अगर मैं वेलोसिटी को 3 टाइम्स कर जाऊं, तो काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स हो जाएगा। और 9 से 1 माइनस करें तो 8, तो 800% आपके पास इन काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। वेलोसिटी 3 टाइम, काइनेटिक एनर्जी 9 टाइम्स, तो 8 टाइम्स आपके पास इंक्रीज आया। तो 800% आपके पास इंक्रीज आया और टोटल परसेंटेज आपके पास 900। मैं वेलोसिटी को 4 टाइम्स कर जाऊं तो 4 स्क्वायर 16, काइनेटिक एनर्जी 16 टाइम्स, तो 16 से 1 निकाले 15, तो 1500% आपके पास इंक्रीज और टोटल परसेंटेज वो आपके पास 1600 बन जाएगा। तो इनिशियल अमाउंट जो भी होगा इट इज कंसिडर्ड टू बी 100% और 1। इस किस्म के क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे इस रिलेशन में। और याद रखिए, जो अभी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं ये सिर्फ इसके लिए नहीं है। हर पैरामीटर जब दूसरे पैरामीटर के स्क्वायर के साथ रिलेट होता है तो ये ट्रिक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं लिख लो 20% इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? अगर मोमेंटम में 20% इंक्रीज आ जाए, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? ठीक है, इसके एक आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं वो सिर्फ उन नंबर्स के लिए, लाइक 10, 20, 30, 40, 50 इस किस्म के नंबर के लिए। किसी और नंबर के लिए आप ये ट्रिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो देखिए 20% इंक्रीज है तो 20 2 दफा लिख ले, और इंक्रीज है तो प्लस। इसका जो स्टार्ट नंबर है 2, तो अगर आप 2 और 2 को मल्टीप्लाई करें, 4 स्टार्टिंग नंबर को मल्टीप्लाई करें तो 2 are 4, आप इसको 8 करें तो 44%। 44% इज द इंक्रीज। ठीक है, अगर मैं लिख लो
30% इंक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, तो परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? तो देखिए 30% इंक्रीज इन मोमेंटम, तो 30% 2 दफा लिख ले, और 3 3 9, 3 3 9%, ये आपके पास 69% बन गए। तो 69% आपके पास इसका आंसर आ गया। 40, तो 40 प्लस 40, स्टार्टिंग नंबर 4 4 4 4 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, तो 40 प्लस 40 प्लस 16 आपके पास काइनेटिक एनर्जी में होगा। ठीक है, इंक्रीज। अच्छा, तो ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर। अगर मैं लिख लो कि 20% डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, तो फिर आपके पास परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? तो अब डिक्रीज आई है, तो वही तरीका है, 20 प्लस 20 माइनस 2 2 4, वहां पर इंक्रीज तो 2 2 4 8, यहां पर डिक्रीज तो 2 2 4 सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो 40 माइनस 4 36%, इसका आंसर आपके पास 36% आया। ठीक है, अगर मैं लिख लो 30% डिक्रीज इन लीनियर मोमेंटम, तो परसेंटेज डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होगा? तो 30 प्लस 30, 3 3 9, तो 60 माइनस 9 51%, तो आपके पास 51% डिक्रीज आपके पास आ जाएगा इन द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये आपका आसान तरीका है इस किस्म के एमसीक्यूज को सॉल्व करने की। ठीक है, अगर मैं इस तरह लिख लो, इसको उल्टा करके, P is directly proportional to the square root of a kinetic energy। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? अगर मैं लिख लो, उसको उल्टा करके मैं लिख लू कि 44% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम आपके पास क्या होगा? ठीक है, तो इसका तरीका आपके पास क्या होगा? 44% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, then the percentage increase in momentum will be dash। तो देखिए, अगर ए ऑप्शन आपके पास है 20%, बी ऑप्शन आपके पास है 44%, सी ऑप्शन 88% और डी ऑप्शन आपके पास जो है 12% है। तो इसका आसान तरीका क्या है? लेकिन ये ट्रिक जो मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी पैरामीटर किसी दूसरे पैरामीटर के स्क्वायर रूट के साथ अगर वेरी हो रहा है, किसी दूसरे पैरामीटर के स्क्वायर रूट के साथ वेरी हो रहा है, ठीक है, तो उसके लिए हम ये डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए आप क्या करेंगे, 44% इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो अगर जिसमें इंक्रीज आपको दिया गया उस पर अंडर रूट है, तो उसको हाफ करें, 44 को हाफ करें, 22 के नजदीक आंसर देखिए यही आपके पास। ठीक है, इसका एक्चुअल तरीका क्या है? 44% इंक्रीज, तो इनिशियल अमाउंट तो 100% होगा, तो 100 प्लस 44, ये आपके पास 144% होगा, और 144% को आप लिख सकते हैं 144 डिवाइड बाय 100, ये आपके पास 1.4, क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? पर 100, 1.44, इस पे स्क्वायर रूट है, आप इसका स्क्वायर रूट निकाल, तो 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है, 1 नंबर के बाद पॉइंट लगा ले। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं 120%। ठीक है, तो आपके पास 120% है, तो 100% तो इनिशियल अमाउंट होता है। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज आपके पास कितना आया? 100 से ज्यादा कितना है? 20%, तो आंसर आपके पास जो है 20% इंक्रीज। ठीक है, तो तरीका आपने इस तरह कर रहे हैं, और मैंने आपको जो ट्रिक बताया कि स्क्वायर रूट है इस पे 44% इंक्रीज, तो 44 को हाफ करें, आपके पास क्या बन जाएगा? 22%, तो 22% के नजदीक आंसर देगा। और अगर 20%, 21%, 22%, 18% नजदीक आंसर हो, तो फिर ये तरीका आपने करना होगा, इससे एग्जैक्ट आंसर आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर मैं आपको ये बताऊं कि देखिए टाइम पीरियड t is equal to 2 pi under the root of L divided by G,
तो T आपके पास है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ L। अगर मैं कह दूं कि 2% इंक्रीज इन अ लेंथ ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम में 20% इंक्रीज आ जाए, तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम में कितना परसेंट इंक्रीज आएगा? तो 2 को हाफ करें, 1% इंक्रीज इन अ टाइम पीरियड। तो ये सेम ट्रिक आप इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडर रूट है तो जितना परसेंटेज इंक्रीज गिवन है, ठीक है, उसको आप लोग क्या करें? हाफ करें। सही है। डिक्रीज में भी आपके पास यही है। डिक्रीज का मैं यहां पर लिख लेता हूं। अगर मैं लिख लो नीचे जो मैंने लिखा था कि 36% डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो फिर परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू डैश, मोमेंटम विल बी इक्वल टू डैश। तो देखिए आप लोग 36% डिक्रीज, आपके पास 100 रुपए थे, 36 मैंने आपसे ले लिए, तो कितने रह गए? 100 माइनस 36, 64%। ठीक है, 100 माइनस 36, ये आपके पास 64%। ठीक है, और परसेंट का मतलब होता है डिवाइड बाय 100, दिस इज 0.64। ठीक है, और इस पे आपके पास अंडर रूट है, 0.64 का अंडर रूट निकाले तो 64 अंडर रूट आपके पास जो है वो 8 के बराबर होता है। तो आपके पास 0.8, और 0.8 का मतलब होता है 80%। तो ये 80% तो रिमेनिंग मोमेंटम है। ये आपके पास क्या है? 64%। ये आपके पास रिमेनिंग काइनेटिक एनर्जी है, ये आपके पास रिमेनिंग मोमेंटम है। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज डिक्रीज के बारे में पूछ लिया जाए तो 100 से 80 माइनस करें तो 20%। ठीक है, 20% डिक्रीज आपके पास मोमेंटम में आ जाएगा, 80% रिमेनिंग। अगर आप में से 100 में से 80 पैसे रह गए तो 20% आपके पास डिक्रीज आ गया। तो ये आपके पास परसेंटेज में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके ट्रिक्स मैंने आपको बता दिए कि किस तरह आसानी से आप वो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक्चुअल तरीका है। अच्छा, अब यहां पर मैं ले रहा हूं पावर। पावर आपके पास जो है द वर्क डन पर यूनिट टाइम या द एनर्जी पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम और एनर्जी पर यूनिट टाइम इज अ पावर। ठीक है, इसका यूनिट आपके पास जो है वॉट। अगर 1 जॉल आप वर्क डन करें 1 सेकंड में, देन द पावर इज 1 वॉट। पावर आपके पास 1 वॉट के बराबर होगा। मैं इस इक्वेशन को आगे ले रहा हूं, P is equal to E divided by T. First, if E is equal to kinetic energy, अगर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से मैं रिप्लेस करूं तो पावर आपके पास काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, काइनेटिक एनर्जी mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2t। और यहां से 2 और इक्वेशंस में निकाल सकता हूं। V is equal to 2pt डिवाइड बाय m अंडर दी रूट। ठीक है, और अगर यहां से मैं टाइम निकाल लूं, ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा mv स्क्वायर डिवाइड बाय 2p। ठीक है, और सेकंड, इफ एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, अगर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी हो तो पावर पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम, या ये आपके पास mgh डिवाइड बाय t बन जाए। ठीक है, तो एनर्जी अगर काइनेटिक एनर्जी है तो एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी से रिप्लेस करें। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है तो आप एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी से रिप्लेस करें। ठीक है, ये आपके पास पावर के इक्वेशंस बन जाएंगे। अब इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो गौर से सुने। इफ कार स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट, इफ कार start motion from rest, and after 1 second, after 2 seconds, after 3 seconds, after 10 seconds, the kinetic energy is 100 joule or 200 joule, then what will be the engine power of a car? ठीक है, तो कार के इंजन का पावर क्या होगा तो इस फार्मूले से आप मालूम कर सकते हैं। अगर मैं आपको कह दूं the mass of a car is given,
कार है और उसका मास ये है, वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं, वो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आफ्टर सम टाइम t, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज v, देन व्हाट विल द इंजन पावर ऑफ अ कार। कार ने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया, मास ऑफ अ कार इज गिवन, टाइम आफ्टर 10 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इज v कुछ भी हो सकता है। व्हाट विल द इंजन पावर, इस फार्मूले से आप मालूम करेंगे। ठीक है, इस फार्मूले से आप पावर को मालूम करेंगे। ठीक है, V इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2pt डिवाइड बाय m। अगर मैं आपको कह दूं कि कार है और उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया, द मास ऑफ अ कार इज गिवन, द इंजन पावर इज गिवन, एंड आफ्टर t टाइम द वेलोसिटी, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ कार। तो इस फार्मूले से आप वेलोसिटी ऑफ अ कार को मालूम कर सकते हैं। इंजन का पावर गिवन हो, ठीक है, मास ऑफ अ कार गिवन हो, एंड आफ्टर t टाइम व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ अ कार इफ द कार स्टार्ट मोशन फ्रॉम रेस्ट। ये फार्मूला, ठीक है। अगर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, T इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय P। एक कार है, उसने रेस्ट से मोशन स्टार्ट किया, ठीक है, and the kinetic energy after some time is 100 joule. If the engine power is given, how much time it will take to gain that kinetic energy? The mass of a car is given, the engine power is given, ठीक है, and if it start motion from rest, ठीक है, इसने motion from rest से start किया, and the velocity is v, how much time it will take? ये कितना टाइम जो है लेगा इस वेलोसिटी को गेन करने के लिए। तो आप जो है वो फार्मूला टाइम के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। ठीक है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन है पावर की इक्वेशन में। ये इक्वेशन आपने कब इस्तेमाल करना होगा? अगर एक बॉय है, एक लड़का है और वो सीढ़ियों पे जा रहा है, एक सीढ़ी का हाइट 10 सेंटीमीटर है, उसका मास गिवन है, इतने टाइम में वो 10 सीढ़ियों को कवर कर जाता है। तो आप ये बताइए कितना पावर उसने कंज्यूम किया। तो मास भी गिवन है जी 9.8। अगर एक सीढ़ी का हाइट 10 सेंटीमीटर है और 100 सीढ़ियां हो तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर टोटल हाइट आ जाएगा। कितने टाइम में वो उसने कवर किया, तो उसका पावर या मसल पावर आपके पास जो है आ जाएगा। ठीक है, पावर का एक और फॉर्मूला भी है, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट निकालें, ये आपको पावर देगा। या आपसे इस तरह भी पूछा जा सकता है कि व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ पावर इन टर्म्स ऑफ मास, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। तो MAV cos थीटा, ये आपके पास पावर का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये पावर में आपके पास इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। और याद रखिए, हॉर्स पावर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है, which is 1 horse power is equal to 746 watt। और FPS सिस्टम में 1 horse power 550 जो है वो 550 न्यूमेरिकल वैल्यू होगा FPS सिस्टम में 1 horse power। ठीक है, अच्छा, अब आपके पास जो है एनर्जी इज इक्वल टू PT। याद रखे, आपके पास कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी आपके पास जो है वो 1 किलोवाट आवर, जिसको हम 1 BOTU भी कहते हैं। दिस इज बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, 1 किलोवाट आवर, एंड दिस इज 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 6 जॉल। 1 BOTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर, which is equal to 3.6 multiply by 10 to the power 6 joule। ठीक है, और इसको बेसिकली हम 1 यूनिट कहते हैं। आम जो आपके बिजली के बिल बनाए जाते हैं वो इस यूनिट के बेस पे बनाए जाते हैं। अगर मैं लिख लूं इलेक्ट्रिक हीटर, जिसका पावर जो है वो 100 वाट है, बल्कि मैं लिख लूंगा 10 किलोवाट है, चले, इलेक्ट्रिक हीटर उसका पावर 10 किलोवाट आवर है, एंड डेली ऑपरेटेड
daily operated for 5 hours. ये 5 hours के लिए डेली ऑपरेट होता है. If 1 unit price is 10 rupees, then what will be monthly bill? ठीक है, मंथली बिल इस पे क्या आएगा? ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास जो है 500 रुपीज, बी ऑप्शन 30,000 रुपीज, 3,000 रुपीज, और डी आपके पास जो है 5,000 रुपीज. मंथली बिल इस पे क्या आएगा? तो देखिए, पावर गिवन है और डेली ऑपरेटेड, तो पी और टी को आप मल्टीप्लाई करें, एनर्जी आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपके पास 10 किलोवाट आवर, ये डेली एनर्जी है, ये डेली एनर्जी है. तो इसका मतलब ये है कि डेली यूनिट कितने हैं? 10 यूनिट. ये हीटर एक दिन में 10 यूनिट कंज्यूम करते हैं. 10 यूनिट्स ये कंज्यूम करते हैं, और एक यूनिट की कीमत क्या है? 10 रुपए है. अच्छा, 10 रुपए मैंने लिए, तो फिर ऑप्शन में आपके पास थोड़ा सा गड़बड़ होगी, क्योंकि मैंने 5 रुपए के बेस पे किए. ठीक है, तो आपके पास जो डेली बिल होगा, डेली बिल आपके पास होगा 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100 रुपीज. ठीक है, 100 रुपीज आपके पास जो है ये डेली बिल होगा इस हीटर का. तो 30 के साथ आप 100 को मल्टीप्लाई करें. ठीक है, तो आपके पास 3,000 रुपीज, ये आपके पास इसका मंथली बिल होगा. ठीक है, 10 किलोवाट आवर, 10 यूनिट, एक यूनिट की कीमत 10 रुपए है. 10 मल्टीप्लाई बाय 10, 100, ये डेली बिल होगा. और मंथ अगर मैं 30 दिनों का लूं, ठीक है, तो 3,000 मीन्स 3,000 रुपीज आपके पास मंथली बिल आएगा. चले ऑप्शन में है तो बस ठीक है. ठीक है, तो 3,000 रुपीज आपके पास जो है वो मंथली बिल होगा इस हीटर का. ठीक है, तो ये आपके पास बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको हम 1 यूनिट कहते हैं, और आपके पास वो इसके बराबर है. ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास पावर में जरूरी पॉइंट्स आपके पास बन गए हैं. अच्छा, अब यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, which is also important for MCQs. वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको ये कहते हैं कि वर्क विल बी ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. वर्क विल बी ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी. ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं W इज इक्वल टू डेल्टा E, चेंज इन एनर्जी. ठीक है, ये आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है. ये मास M है, ये इस पे फोर्स F लगा रहे. ठीक है, तो वर्क डन आपके पास होगा, और वो वर्क डन आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा. तो मैं अगर हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल जो है मोशन के लिए लूं, तो इफ फ्रैक्शनल फोर्स इज 0, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, या इसको मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. ठीक है, या मैं इसको लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू वर्क डन प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब आपके पास ये बनता है, अगर मैं इस बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं और मैंने 20 जॉल वर्क डन किया, तो मैंने इसको रेस्ट से स्टार्ट किया. अगर कोई फ्रैक्शनल फोर्स ना हो, द सरफेस इज स्मूथ, तो नो एनर्जी विल बी लॉस्ट. तो अगर मैंने 20 जॉल वर्क डन किया है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी 20 जॉल होगा, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी 20 जॉल होगा. क्योंकि अगर रेस्ट में था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, तो फिर काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी इक्वल टू द वर्क. ठीक है, और वर्क आपके पास होगा, दिस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. अगर मैं लिख लो इफ फ्रैक्शनल फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो फिर वर्क आपके पास होगा
दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स और वर्क डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू एफ एस। एफ इज द फ्रैक्शनल फोर्स, एस आपके पास जो है दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रैक्शनल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास वर्क डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स आ जाएगा। ठीक है, तो आप वर्क डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स को भी मालूम कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू वर्क माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और याद रखें वर्क डन बाय फ्रैक्शन ये आपके पास एनर्जी लॉस्ट होता है। फ्रैक्शन फोर्स जो वर्क डन करता है वो एनर्जी लॉस्ट को रिप्रेजेंट करता है और एनर्जी लॉस्ट आपके पास होते वो हमेशा हीट फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर मैं लिख लो एमसीक्यू के वर्क हमने 60 जॉल वर्क डन किया, इफ फ्रैक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0 वर्क ऑन अ बॉडी एंड मूव, तो फिर आपके पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का क्या होगा। ठीक है, ए ऑप्शन 60 जॉल, बी ऑप्शन लेस देन 60 जॉल, सी ऑप्शन ग्रेटर देन 60 जॉल और डी ऑप्शन आपके पास जो है 0 जॉल। अगर आपने किसी बॉडी पे वर्क डन किए 60 जॉल, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी चेंज या काइनेटिक एनर्जी आपके पास 60 जॉल ही होगा। ठीक है, अच्छा अब एक और क्वेश्चन मैं कर रहा हूं कि एमसीक्यू, लेट्स सपोज 8 न्यूटन फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी of mass 2 kilogram, 8 Newton force act on a body of mass 2 kilogram and move for 4 meter and move for 4 meter displacement, 4 meter displacement तक हमने इसको मूव किया with 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। ठीक है, हमने 8 न्यूटन फोर्स लगा लिया किसी बॉडी पे जिसका मास 2 किलोग्राम था और हमने 4 मीटर डिस्टेंस पे या डिस्प्लेसमेंट तक इसको मूव किया विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। देन मैं आपसे एक क्वेश्चन कर सकता हूं, फ्रैक्शनल फोर्स क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन WF या एनर्जी लास्ट आपके पास क्या होगा। थर्ड क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछ सकता हूं कि नेट वर्क डन क्या होगा, नेट वर्क डन क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछ सकता हूं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपसे यह पूछ सकता हूं व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। ये 5 क्वेश्चंस मैं आपसे कर सकता हूं। सारा कमाल फ्रैक्शनल फोर्स में, अगर फ्रैक्शनल फोर्स आपको पता चल जाए तो सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसका बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपको मास गिवन हो और एक्सेलरेशन गिवन हो तो इसको मल्टीप्लाई करें। ma को अगर आप मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 3 2 6 न्यूटन आ जाएगा। और हम कितना फोर्स लगा रहे हैं, 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है, लेकिन हम तो 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और इन दोनों का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि फ्रैक्शनल फोर्स इज नॉन जीरो। तो अगर हम 8 न्यूटन लगा रहे हैं और मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट 6 आ रहा है, तो 2 न्यूटन कम है ना, तो ये आपके पास 2 न्यूटन फ्रैक्शनल फोर्स होगा। अब वर्क डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स, एनर्जी लॉस, ये Fs, फ्रैक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय S। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फोर्स आपके पास 2 न्यूटन है और डिस्प्लेसमेंट आपके पास 3 मीटर है, 4 मीटर है, 4 मीटर। तो फ्रैक्शनल फोर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 4, ये आपके पास 8 जॉल। एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं, आप मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करें तो फोर्स अगर अप्लाइड फोर्स के बराबर आ जाए तो फिर फ्रैक्शनल फोर्स 0 होगा।
और अगर आप मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करें, जो फोर्स आता है वो अप्लाइड फोर्स से कम है, तो जितना कम आ रहे वही आपके पास फ्रैक्शनल फोर्स होगा। फिर फ्रैक्शनल फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, आपके पास वर्डन बाय फ्रैक्शनल फोर्स आ जाएगा, या एनर्जी लास्ट आ जाएगा, या थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस आ जाएगा। अब नेट वर्डन, हम तो 8 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स तो 6 न्यूटन लग रहा है, तो 6 को आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करें, 24 जॉल, ये आपके पास नेट वर्क डन होगा। नेट फोर्स मतलब अप्लाइड फोर्स से फ्रैक्शनल फोर्स को सब्ट्रैक्ट करें और वो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई करें, वो आपके पास नेट वर्डन आ जाएगा। अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रैक्शनल फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, और जितना वर्क डन होगा वही आपके पास काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। और अगर आपको रेस्ट के बारे में नहीं बताया गया तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी भी आपके पास 20 जॉल होगा, ठीक है। तो ये आपके पास, अगर एक्सेलरेशन गिवन ना हो तो फिर आपने एक्सेलरेशन मालूम करना होगा, उससे फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि फ्रैक्शनल फोर्स आपके पास 0 है कि नहीं है, ठीक है। वर्टिकल मोशन में अगर आप किसी बॉडी को ऊपर उठा रहे हैं तो आपने जो वर्डन किया है, इट इज इक्वल टू द चेंज इन अ पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क होता है दिस विल बी यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। वर्टिकल मोशन में आप क्या करें, आप अगर किसी बॉडी को ऊपर उठा रहे तो आपने जितना वर्डन किया है दैट विल बी यूज्ड टू चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है। ये वर्टिकल मोशन के लिए आपके पास है, ठीक है। तो ये आपके पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। अब देखिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम फॉलिंग बॉडीज को लेते हैं। कोई भी बॉडी अगर फॉल करे ऊपर से नीचे तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन इफ द ड्रैग फोर्स इज 0 या एयर रेजिस्टेंस इज 0। अगर कोई बॉडी आप नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो फिर आपके पास काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट जो होगा वो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी गेन के बराबर होगा। मैं किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूं तो काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट होगा, पोटेंशियल एनर्जी गेन होगा। और अगर ऊपर से नीचे फॉल कर रहा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। अच्छा, अब इसमें एक चीज है, अगर मैं इस पॉइंट से यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है, और मैं यहां से किसी बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास है, दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो मैं इस तरह लिख सकता हूं, अगर मैंने वर्क किया है so this will be used to change the potential energy of a body। मैंने यहां से यहां तक एक बॉडी को मूव किया, so I change the potential energy of a body। so जितना वर्क मैंने किया होगा it will be equal to the change in a potential energy, ठीक है। अच्छा, अब यहां से मैं लिख सकता हूं, ये आपके पास डेल्टा H, और डेल्टा H को हम कहते हैं दिस इज हाइट मूव्ड, वो हाइट जो हमने मूव करवाया है, ठीक है। और ये लेट सपोज ग्राउंड से हाइट, ये आपके पास ग्राउंड से हाइट, ये टोटल हाइट है, मैं इसको H1 लेट सपोज लिख लेता हूं, ठीक है। दिस इज H1, ठीक है। ये आपके पास है दिस इज H2। तो अगर आप डेल्टा H को देखें, दिस इज इक्वल टू H1 माइनस H2। H1 से आप H2 को निकाल ले तो ये आपको डेल्टा H दे देगा, ठीक है। तो अब अगर मैं लिख लो कि हाइट मूव्ड आपके पास क्या होगा, तो देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो mg डेल्टा H के बराबर है, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा H है, ये यहां से लेकर यहां तक, दिस इज डेल्टा H, ठीक है। ये आपके पास जो है mg डेल्टा H के बराबर है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि हाइट मूव्ड आपके पास क्या होगा, सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप mg पे डिवाइड करें, ठीक है, या चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप वेट ऑफ अ बॉडी पे डिवाइड करें तो आपके पास हाइट मूव्ड आ जाएगा, आपके पास हाइट मूव्ड आ जाएगा।
लेकिन अगर मैं टोटल पोटेंशियल एनर्जी को लिख रहा हूं mgh, हाइट में ग्राउंड से ले रहा हूं, तो फिर हाइट h आपके पास जो होगा दिस विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाय वेट, और इसको हम mg कहते हैं। तो दो क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं, ठीक है। आपने एक बॉडी को मूव किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, व्हाट विल बी द हाइट मूव्ड अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी गिवन हो, ठीक है। मैं अगर एक MCQ बना लूं कि पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल लेट्स सपोज आपके पास 40 जॉल था एंड वी डू 100 जॉल वर्क, हमने 100 जॉल वर्क किया, ठीक है। वी डू 100 जॉल वर्क, ठीक है, टू मूव अ बॉडी टू सम अदर पॉइंट, किसी और पॉइंट को हम और पॉइंट तक हम इसको मूव कर गए, ठीक है। इफ मास ऑफ अ बॉडी इज 1 kg देन हाइट मूव्ड, ठीक है, देन हाइट मूव्ड विल बी डैश, हाइट मूव्ड आपके पास क्या होगा, ठीक है। ए ऑप्शन मैं लिख लेता हूं, दैट इज बेसिकली 14 मीटर, बी ऑप्शन 10 मीटर, सी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज 12 मीटर, और डी ऑप्शन आपके पास 5 मीटर है। तो देखिए अगर मैं इसका डायग्राम जो है वो बना लूं, मैं अगर इसका डायग्राम बना लूं, ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल था विच वाज 40 जॉल, इस पे मैंने वर्डन किया और इसको मैंने किसी और पॉइंट तक ले गया हूं, तो 100 जॉल मैंने वर्डन किया, तो यहां पर 40 जॉल एनर्जी था, यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 140 जॉल होगा। अगर मास ऑफ अ बॉडी आपके पास 1 किलोग्राम हो तो फिर ये हाइट मूव क्या होगा। तो याद रखिए मैंने यहां पर लिखा था कि वर्क डन आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने कितना वर्डन किया था, वर्क डन MCQ में गिवन है 100 जॉल which is equal to the change in potential energy। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप mg पे डिवाइड करें, आपके पास हाइट मूव्ड आ जाएगा। तो 100 डिवाइड बाय, आसानी के लिए आप g को 10 ले ले, मास तो ये आपके पास कैंसिल, 10 मीटर तक हमने हाइट को मूव करवाया, ठीक है। 40 जॉल पोटेंशियल एनर्जी था, हमने एक बॉडी को मूव किया फ्रॉम दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट वेयर वी डू 100 जॉल वर्क। तो अगर कोई एनर्जी लॉस ना हो तो 40 के साथ 100 ऐड करें, 140 जॉल आपके पास इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। तो अगर आपसे मैं पूछ लो व्हाट विल बी द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क, और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को आप वेट ऑफ अ बॉडी पे डिवाइड करें तो हमने जो हाइट मूव किया वो आ जाएगा। अगर इफ मास मैं यहां से इसको चेंज कर रहा हूं, ठीक है, मैं यहां से इसको चेंज कर रहा हूं, अगर क्वेश्चन में मैं लिख लूं कि हाइट ऑफ बॉडी क्या होगा, हाइट ऑफ बॉडी विल बी इक्वल टू डैश, तो टोटल हाइट मतलब ग्राउंड से आप लेंगे, तो हाइट ऑफ बॉडी के लिए पोटेंशियल एनर्जी को आप mg पे डिवाइड करेंगे। फाइनल पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, 140 जॉल है, इसको आप 10 पे डिवाइड करें तो फिर आपके पास 14 मीटर जो है वो आंसर होगा। तो अगर आपसे पूछा गया कि हाइट क्या होगा तो 14 मीटर, आपने कितना हाइट मूव किया इस बॉडी को, तो फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वेट पे डिवाइड करें। देखिए यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 40 था, फिर मैंने 100 जॉल वर्डन किया, यहां पर 140 था, तो मैंने कितना हाइट मूव किया, तो मैंने तो ये हाइट मूव किया। लेकिन ग्राउंड से अगर मैं हाइट मालूम करूंगा तो फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी को मैं वेट पे डिवाइड करूंगा, ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, फॉलिंग के दौरान बल्कि मैं यहां पर लिख लेता हूं, आप ये देखिए अगर आपके पास एक बॉडी फॉल कर रहा है, ठीक है, ये आपके पास हाइट h जो है बॉडी हाइट h पे मौजूद है, हाइट h पे आपके पास बॉडी मौजूद है, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी को लेट सपोज मैंने E लिख लिया, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट हाइट h इज E। अगर ये फॉल हो रहा है,
ठीक है, अगर ये फॉल हो रहा है, दिस इज फॉलिंग, ठीक है, और कितना फॉल हो गया है, लेट सपोज आपके पास h डिवाइड बाय 10 हाइट, बल्कि मैं लिख लूंगा 9h डिवाइड बाय 10 हाइट फॉल, तो जमीन से ये कितना ऊपर अभी भी है, h डिवाइड बाय 10 जमीन से ऊपर है, और फॉलिंग लेट 9h डिवाइड बाय 10 हाइट फॉल। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये हाइट h थे, यहां पर मास m, पोटेंशियल एनर्जी इज E। अगर ये बॉडी फॉल कह रहा है और आपको बताया जाए कि 9h डिवाइड बाय 10 हाइट ये फॉल हो गया, तो जमीन से कितना ऊपर होगा, ये h डिवाइड बाय 10। मैं इस तरह भी कह सकता हूं कि इफ द बॉडी इज फॉलिंग एंड ड्यूरिंग फॉल, इफ द बॉडी इज एट h डिवाइड बाय 10 हाइट, तो व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, या व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी गेन, ठीक है, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर ये आपके पास h डिवाइड बाई 10 है तो एनर्जी को 10 पे डिवाइड करें, ये रिमेनिंग हाइट है ना, तो रिमेनिंग हाइट आपको रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो E बाई 10 आपके पास रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी होगा। अगर 10 में से एक पार्ट एनर्जी है तो फिर पोटेंशियल एनर्जी लास्ट आपके पास कितना होगा, 9E डिवाइड बाई 10, और ये आपके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन होगा। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूं। लेट सपोज ये आपके पास हाइट h, यहां पर एक बॉडी मौजूद है एंड इट इज फॉलिंग, लेट सपोज h डिवाइड बाय 8, ये आपके पास हाइट फॉल है, ठीक है, और हाइट h पे जो पोटेंशियल एनर्जी था, लेट सपोज 100 जूल, बल्कि मैं E ही लिख लूंगा, E कुछ भी हो सकता है, पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट h इज E। अगर ये h डिवाइड बाय 8 हाइट फॉल हो जाए, तो आप देखिए, अगर h बाय 8 हाइट फॉल है, मतलब 8 में से एक पार्ट फॉल हो रहा है, तो 8 में से 7 पार्ट ये अभी भी जमीन से ऊपर होगा। h बाय 8 अगर फॉल है तो 7h डिवाइड बाय 8, ये आपके पास रिमेनिंग हाइट होगा, ये आपके पास रिमेनिंग हाइट होगा, एंड दिस इज द हाइट फॉल। तो आप क्या करेंगे, आप एनर्जी को 8 पे डिवाइड करें, हाइट फॉल ये लास्ट एनर्जी आपको देगा, हाइट फॉल h बाय 8 है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट which will be the kinetic energy gain, this will be equal to E divided by 8। ये रिमेनिंग हाइट है आपके पास, तो पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग दिस इज इक्वल टू 7E डिवाइड बाय 8। तो अगर बॉडी h डिवाइड बाय 8 हाइट फॉल हो जाए तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट या काइनेटिक एनर्जी गेन वो E डिवाइड बाय 8 के बराबर होगा, ठीक है, और रिमेनिंग हाइट आपके पास होगा वो पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग 7E डिवाइड बाय 8 आपके पास होगा, ठीक है। अब अगर मैं इस पे एक MCQ बना लूं कि पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू 100 जूल एट 10 मीटर हाइट, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल एट 10 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड। इफ बॉडी इज फॉलिंग, इफ बॉडी फॉल 8 मीटर, अगर बॉडी आपके पास 8 मीटर फॉल हो जाए, देन पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट, ठीक है, या काइनेटिक एनर्जी गेन विल बी इक्वल टू डैश। ये एक क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या होगा, व्हाट विल बी द पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग, पोटेंशियल एनर्जी रिमेनिंग आपके पास क्या होगा। ये मुख्तलिफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके पास हाइट h, ये आपके पास 10 मीटर है, लेट सपोज 10 मीटर, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 100 जूल है। अगर ये 8 मीटर फॉल हो जाए, अगर ये 8 मीटर फॉल हो जाए, तो जमीन से अभी भी ये 2 मीटर ऊपर है, जमीन से अभी भी ये 2 मीटर ऊपर है। तो आप क्या करें, 8 मीटर हाइट फॉल है, 2 मीटर इज रिमेनिंग, तो 10 मीटर को मैं किस नंबर पे डिवाइड करूं कि आपके पास 2 मीटर आ जाए, तो 5। अगर 10 मीटर को
आप 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास रिमेनिंग हाइट बन जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं दिस इज h डिवाइड बाय 5। इसका मतलब यह है कि रिमेनिंग हाइट इज h डिवाइड बाय 5 फ्रॉम द ग्राउंड। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर रिमेनिंग हाइट h डिवाइड बाय 5 है तो एनर्जी को, टोटल एनर्जी को 5 पे डिवाइड करें, ये आपको रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी देगा। तो 100 जॉल को आप 5 पे डिवाइड करें तो रिमेनिंग पोटेंशियल एनर्जी आपके पास 20 जॉल होगा। ठीक है, और अगर 100 में से 20 जॉल रिमेनिंग है तो 80 जॉल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट। 80 जॉल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट विच इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी गेन। ठीक है, अगर मैं ये कह दूं 100 जॉल 10 मीटर हाइट फ्रॉम ग्राउंड इफ बॉडी फॉल 9 मीटर, या चले मैं 9 मीटर के बजाय मैं 1 मीटर लिख लेता हूं। इफ बॉडी फॉल 1 मीटर, तो अगर 1 मीटर फॉल है 10 मीटर में 1 मीटर फॉल तो 9 मीटर रिमेनिंग। 9 मीटर आपके पास क्या होगा, रिमेनिंग होगा। ठीक है, तो मैं 10 मीटर को किस नंबर पे डिवाइड करूं कि 1 मीटर आपके पास आ जाए, तो 10 मीटर डिवाइड बाय 10। 10 मीटर डिवाइड बाय 10 आपके पास 1 मीटर आ गया है, तो इसका मतलब है दिस इज h डिवाइड बाय 10। अगर आपको 8 मीटर के बजाय मैं 1 मीटर फॉल, ठीक है, मैं अगर 1 मीटर फॉल दो तो मैं अगर 10 मीटर को 10 पे डिवाइड करूं तो आपके पास 1 मीटर रह जाएगा। ठीक है, और अगर आपके पास 10 h डिवाइड बाय 10 है तो पोटेंशियल एनर्जी को 10 पे डिवाइड करें तो पोटेंशियल एनर्जी लास्ट आ जाएगा। और 9 मीटर अभी भी ऊपर है तो 9h डिवाइड बाय 10 अभी भी ऊपर है। ठीक है, तो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी को 10 पे डिवाइड करें तो 10 जॉल आपके पास आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट या काइनेटिक एनर्जी गेन। और अगर 100 में से 10 जॉल पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट है तो रिमेनिंग आपके पास जो होगा वो 90 जॉल होगा। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो दैट इज वन ऑफ द मॉडल MCQ। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी। द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी, इसको बेसिकली हम कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी के रेफरेंस पॉइंट पे या इंफिनिटी के रेफरेंस पे आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं, वो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, ये आपका लेट्स सपोज अर्थ है। ठीक है, ये आउटसाइड अ ग्रेविटी, Fg यहां पर 0 है, R आपके पास इनफाइनाइट, पोटेंशियल एनर्जी भी 0। तो इस पॉइंट के बेस पे अगर आप किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। सो द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू इंफिनिटी या जीरो पोटेंशियल पॉइंट इज नोन एज एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आप जीरो पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट के बेस पे किसी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करें एब्सोल्यूट, लेकिन अगर नॉन जीरो पॉइंट पे लेट्स सपोज ये आपके पास 40 जॉल पोटेंशियल एनर्जी था विच इज नॉन जीरो, अगर मैं 50 जॉल वर्क करूं तो फिर यहां पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी 2 बन जाएगा। 50 प्लस 40 90 जॉल आपके पास बन जाएगा। अब देखिए ये नॉन जीरो पोटेंशियल एनर्जी है, तो मैं इस पोटेंशियल एनर्जी को एब्सोल्यूट नहीं कह सकता, नॉट एब्सोल्यूट, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है। इसके बेस पे मैं यहां पर कहता हूं 90 जॉल। और क्यों एब्सोल्यूट में नहीं कह सकता, क्योंकि 40 जॉल में जरूर एरर होगा, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, तो इसलिए उसमें भी एरर होगा, मैं इसको एब्सोल्यूट नहीं कह सकता। लेकिन अगर यहां पर मैं कह दूं कि पोटेंशियल एनर्जी 1 0 जॉल और आपने वर्क किया एग्जैक्टली 50 जॉल का वर्क आपने किया, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर एनर्जी लॉस ना हो तो मैं कह सकता हूं एग्जैक्टली 50 जॉल। तो फिर इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी को मैं एब्सोल्यूट कह सकता हूं, बिकॉज दिस द पोटेंशियल एनर्जी विद रेफरेंस टू 0 जॉल एंड दिस द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू नॉन जीरो पोटेंशियल एनर्जी। तो उसको मैं एब्सोल्यूट नहीं कह सकता, लेकिन इसको कह सकता हूं क्योंकि रेफरेंस पॉइंट 0 और 0 में तो एरर नहीं है, तो इसलिए एग्जैक्टली 50 जॉल होगा अगर एनर्जी लॉस ना हो।
ठीक है, इसको हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और देखिए ये वाला इक्वेशन जो है mgh, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? यूज ओनली इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल देन द रेडियस ऑफ अर्थ। अगर h हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से बहुत ज्यादा स्मॉल हो तो फिर हम mgh वाला इक्वेशन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर h बहुत ज्यादा हो तो फिर हम इसके इक्वेशन इस्तेमाल नहीं कर सकते। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM 1 डिवाइड बाय R1 माइनस 1 डिवाइड बाय R2। ठीक है, और इसमें याद रखिए R2 आपके पास होता है वो R1 से ज्यादा होता है। ठीक है, अगर R2 आपके पास इंफिनिटी हो, ठीक है, तो फिर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस GMEM R1, या जनरली अगर मैं लिख लो माइनस GMEM डिवाइड बाय R। ठीक है, दिस इज द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये माइनस साइन किस चीज को शो करता है? ये बाउंडनेस को शो करता है। ये किस चीज को शो करता है? ये बाउंडनेस। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव, इट मींस एवरीथिंग इज बाउंड टू द ग्रेविटी। आप देखें, मैं किसी भी चीज को छोड़ लेता हूं वो नीचे गिरता है, इट मींस एवरीथिंग इज बाउंड टू द ग्रेविटी। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये बाउंडनेस को शो करते हैं। जिस तरह आप हाइड्रोजन एटम में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को बाउंड है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन के शेल में, हाइड्रोजन एटम के शेल में, तो उसकी एनर्जी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इस माइनस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस, बाउंड टू द न्यूक्लियस। तो ये बाउंडनेस को शो करता है। और ये बात याद रखें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये R किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? RE प्लस H को रिप्रेजेंट करता है। तो पोटेंशियल एनर्जी दो चीजों पे डिपेंड करता है, ठीक है, मास पे और R पे। और R किस चीज पे डिपेंड करता है? हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, सो दिस आर द इक्वेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और ये इक्वेशन हम कब इस्तेमाल करते हैं? हाइट कंपेरेबल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, फिर वो इक्वेशन आप इस्तेमाल कर सकते। लेकिन mgh वो आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं इफ द हाइट इज वेरी स्मॉल इज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये लेट सपोज अर्थ है, और अगर आप सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर किसी बॉडी को ले जा रहे हैं, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी ये आपके पास लेस नेगेटिव होगा। ठीक है, और बाउंडनेस आपके पास जो होगा, बाउंडनेस डिक्रीजेस। अगर आप किसी बॉडी को ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, बाउंडनेस डिक्रीजेस, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो होगा इट विल बी इंक्रीजेस। लेकिन अगर आप किसी बॉडी को नीचे ला रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मोर नेगेटिव होगा। ठीक है, बाउंडनेस आपके पास जो है, बाउंडनेस वो आपके पास इंक्रीज होगा। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जो है इट विल बी डिक्रीजेस। किस तरह? मैं अगर यहां पर लिख लो पोटेंशियल एनर्जी -1000 जॉल, ठीक है, ये -500 जॉल, ये -200 जॉल, ये लेस नेगेटिव है, बट दिस इज मोर। ठीक है, ये मोर नेगेटिव है, बट दिस इज लेस। और बाउंडनेस यहां पर ज्यादा है, यहां पर बाउंडनेस कम है। एग्जैक्टली उसी तरह जिस तरह आप हाइड्रोजन एटम में कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के करीब है तो बाउंडनेस ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है बाउंडनेस कम होगा। तो एग्जैक्टली वही बातें यहां पर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी करते हैं। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज नेगेटिव। ये हमेशा आपके पास नेगेटिव होता है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन आपके पास ये भी है, mgr स्मॉल r, where small r is RE plus H, और G आपके पास जो है वो हाइट पे आपके पास है, जो या ऑन द एवरेज अगर हम 9.8 भी ले ले फॉर स्मॉल r, तो स्मॉल हाइट, तो उसके लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को इस तरह लिख लो, -GMEM डिवाइड बाय RE, तो इसका मतलब ये होगा कि दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी एट सरफेस ऑफ अर्थ। ये सरफेस ऑफ अर्थ पे आपके पास पोटेंशियल एनर्जी होगा, -GMEM डिवाइड बाय
RE बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो हाइट आपके पास 0, सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी को ये रिप्रेजेंट करता है। अगर सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी U है तो मैं RE के बराबर हाइट पे अगर बॉडी को ले जाऊं, वहां पर 2U पोटेंशियल एनर्जी होगा एंड 2U माइनस U तो चेंज U बट पोटेंशियल एनर्जी विल बी 2U। क्यों? क्योंकि मैं यहां पर लिख सकता हूं जीरो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज अ आर्बिट्ररी। ठीक है, वी कैन सेलेक्ट एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल जहां से आप काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जमीन से किसी बॉडी को ऊपर उठा रहा हूं तो सरफेस ऑफ अर्थ को आप जीरो पोटेंशियल पे कंसिडर करें। मैं इस मेज से, यहां पर मेज है और उसी में चीज को उठा रहा हूं तो मेज के सरफेस को आप जीरो पोटेंशियल पे कंसिडर कर सकते हैं। तो जीरो पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज आर्बिट्ररी, वी कैन सेलेक्ट एनी पॉइंट एट जीरो पोटेंशियल। तो अगर मैं सरफेस ऑफ अर्थ को जीरो पोटेंशियल लूं, सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर मैं U पोटेंशियल लूं, तो मैं अगर वर्डन करूं तो रेफरेंस पॉइंट मेरा ये, तो मुझे U के बराबर वर्डन करना पड़ेगा। तो U प्लस U 2U, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी 2U होगा और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपके पास क्या होगा? U। ठीक है, अच्छा अब यहां पर आपके पास है एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। अगर आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को मास पे डिवाइड करें तो आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं इसमें वैल्यूज पुट करूं तो आपके पास आ जाएगा -gme डिवाइड बाय r। ठीक है, और यहां पर आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसमें मास ऑफ अ बॉडी नहीं है। तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, ये मास ऑफ अ बॉडी से इंडिपेंडेंट है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन हाइट, ये सिर्फ आपके पास हाइट पे डिपेंड करता है, बाकी ये किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल में फर्क क्या है। देखिए, मैं इस मार्कर को जमीन से छत तक ले जा रहा हूं। ठीक है, मैं लेट सपोज इस बुक को जमीन से छत तक उठा रहा हूं, मार्कर को, बुक को, मैं चेयर को जमीन से छत तक उठा रहा हूं, तो क्या मुझे सेम वर्डन करना पड़ेगा तीनों पे? नो, चेयर भारी है, उस पर मुझे ज्यादा वर्डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी चेयर का ज्यादा होगा क्योंकि वो भारी है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये कह दूं कि मार्कर के 1 ग्राम पे हमने कितना वर्डन किया, बुक के 1 ग्राम पे मैंने कितना वर्डन किया, चेयर के 1 ग्राम पे मैंने कितना वर्डन किया, ये पोटेंशियल कहलाता है। अगर आप यूनिट मास ले ले तो किसी भी बॉडी के यूनिट मास पे वर्डन वो पोटेंशियल कहलाता है। तो यहां पर मास डिफाइन है यूनिट मास, आप हर एक मास नहीं ले सकते। तो हर बॉडी का यूनिट मास पे वर्डन सेम होता है इफ द हाइट इज सेम। तो अगर आप दो डिफरेंट बॉडीज को जमीन से छत तक उठा रहे हैं, उनके मासेस डिफरेंट है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंट होगा बट पोटेंशियल सेम होगा। क्यों? पोटेंशियल सिर्फ और सिर्फ हाइट पे डिपेंड करता है। ठीक है, वो मास से आपके पास जो है इंडिपेंडेंट होता है। अच्छा, अब यहां पर हम ले रहे escape velocity, which is also important for MCQ's point of view. Escape velocity is the minimum velocity given to a body to leave a gravity. ठीक है, ये लेट सपोज अर्थ है। ठीक है, अर्थ, तो मैं सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर एक मास पड़ा हुआ है तो मैं इसको जो मिनिमम वेलोसिटी दूंगा, ठीक है, टू लीव अ बॉडी ग्रेविटी, टू लीव ग्रेविटी F is equal to 0, तो उस मिनिमम वेलोसिटी को हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, और याद रखे एक होता है एस्केप काइनेटिक एनर्जी। एस्केप काइनेटिक एनर्जी हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। अब देखिए, अगर मैं लूं ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ, तो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी -gmem divided by RA. This is the gravitational potential energy on the surface of earth, on the surface of earth. ठीक है, तो याद रखे
किसी भी बॉडी का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है, अगर उतना आप काइनेटिक एनर्जी दे तो बॉडी फील्ड से निकल जाएगा। अगर मैं कह दूं कि एक बॉडी और उसका सरफेस ऑफ अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी वो 1000 जॉल है, तो मैं इसको कम से कम कितना काइनेटिक एनर्जी दूं ग्रेविटी से निकालने के लिए, तो 1000 जॉल। जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वही आपके पास एस्केप वेलोसिटी होगा। और अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ की बात कर रहे हैं तो GMEM डिवाइड बाय RE, ठीक है, GMEM डिवाइड बाय RE, ये आपके पास एस्केप काइनेटिक एनर्जी होगा। और एस्केप काइनेटिक एनर्जी मास ऑफ अ बॉडी पे डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप एस्केप वेलोसिटी को कैलकुलेट करें तो 2GME डिवाइड बाय RE, या ये आपके पास 2GRE अंडर द रूट आपके पास होगा। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। तो एस्केप वेलोसिटी देखिए मास ऑफ अ बॉडी नहीं है फॉर्मूले में। सो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड प्रोजेक्शन एंगल, ठीक है। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करें तो एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड आपके पास आ जाता है। लेकिन ये सरफेस ऑफ अर्थ, ये RE आपको बता रहे हैं सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इस मार्कर को 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक लूं, मैं चेयर को 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक लूं, किसी भी बॉडी को मैं 11 किलोमीटर पर सेकंड से फेंक लूं, तो वो बॉडी ग्रेविटी को छोड़ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। प्रोजेक्शन एंगल, आप इस तरह फेंक रहे, 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 किसी भी एंगल पे इस वेलोसिटी से सरफेस ऑफ अर्थ से आप बॉडी को प्रोजेक्ट करें, बॉडी जो है वो फील्ड को छोड़ जाएगा, ठीक है। और देखिए मून पे एस्केप वेलोसिटी कम है, इसलिए वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होता, क्योंकि आम रूम टेम्परेचर पे भी जो है वो मॉलिक्यूल्स इतना एनर्जी गेन कर जाते हैं कि वो फील्ड को छोड़ जाता है, ठीक है। अगर मैं लिख लूं अबाव सरफेस ऑफ अर्थ, अबाव सरफेस ऑफ अर्थ के लिए एस्केप वेलोसिटी वो आपके पास 2GME डिवाइड बाय R, और यहां पर R आपके पास है वो किस चीज के बराबर होगा, वो RE प्लस H के बराबर होगा, ठीक है। या एस्केप वेलोसिटी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं 2GHR अंडर द रूट, और ये GH आपके पास जो है ये हाइट पे G की वैल्यू है, वो 9.8 वाला नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ R, या एस्केप वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ H। तो सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर किसी पॉइंट से अगर आप किसी बॉडी को फील्ड से निकालना चाहते हैं तो एस्केप वेलोसिटी कम रिक्वायर्ड होगा, लेकिन सरफेस पे ज्यादा वेलोसिटी रिक्वायर्ड होगा, 11 किलोमीटर पर सेकंड। फॉर एनी अदर प्लेनेट, किसी और प्लेनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी 2GMP डिवाइड बाय RP अंडर द रूट। MP इज द मास ऑफ अ प्लेनेट, RP इज द रेडियस ऑफ अ प्लेनेट। एक प्लेनेट है जिसका मास अर्थ के मुकाबले में डबल है और उसका रेडियस भी डबल है, तो उसके सरफेस पे एस्केप वेलोसिटी क्या होगा, तो 2 कैंसल, जो सरफेस ऑफ अर्थ पे होगा वही उसी जो है प्लेनेट पे भी होगा। अगर मास ऑफ अ प्लेनेट डबल ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अ प्लेनेट डबल ऑफ अर्थ, तो एस्केप वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, बट एस्केप काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास। अगर आप मास को डबल कर जाए, एस्केप काइनेटिक एनर्जी डबल होगा, बट एस्केप वेलोसिटी आपके पास वही होगा, ठीक है। सो ये आपके पास एस्केप वेलोसिटी में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास बन गया है। अब देखिए मशीन है, मशीन आपके पास दो किस्म के, आइडियल और रियल। आइडियल वो मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, रियल वो मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% से कम हो, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर मैं एक बॉडी को इंक्लाइन प्लेन पे हाइट h तक ले जाता हूं, ये हाइट h आपके पास, ये हाइट h है, ये आपके पास डिस्टेंस d है, और बॉडी को मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे मूव कर लेता हूं, ठीक है। कुछ वैल्यूज मैं ले लेता हूं, d इज इक्वल टू लेट्स सपोज 10 मीटर, हाइट आपके पास 4 मीटर है, और मास ऑफ अ बॉडी आपके पास 1 kg है। तो फिर वर्क आपके पास क्या होगा, तो याद रखिए अगर आप इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को ले जा रहे हैं
तो वर्क हमेशा आपके पास mgh होगा। आप वर्टिकल हाइट लेंगे, आप ये डिस्टेंस नहीं लेंगे। दूसरी बात, अगर मैं इस पाथ पे 1 सेकंड में इस मास को यहां तक ले जाऊं, 2 सेकंड में, 1 मिनट में, वर्क डन कितना होगा? mgh ही आपके पास होगा। ठीक है। अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन करूं कि देखिए आपके पास 5 आइडेंटिकल बॉक्सेस हैं, ईच ऑफ हाइट h, 5 आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, ईच ऑफ हाइट h, और उसको मैं एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं, तो मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क डन मुझे कितना करना पड़ेगा? तो देखिए अगर मैं एक ब्लॉक इसके ऊपर रखना चाहता हूं, ठीक है, तो मुझे हाइट h ये ऊपर ले जाना होगा, तो मैंने कितना वर्क डन किया होगा? mgh। ठीक है। अगर मैं एक तीसरे बॉडी को जो है, तीसरे ब्लॉक को इस सेकंड पे रख रहा हूं, तो ये 2h है, मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा? वर्क आपके पास 2 mgh आपने किया होगा। ठीक है। अगर मैं एक बॉडी को, चौथे बॉडी को जिसका हाइट h है, मैं इसके ऊपर रख रहा हूं, मुझे कितना हाइट मैंने ले गया होगा? तो वर्क डन मैंने 3 mgh किया होगा। तो टोटल वर्क डन आपने कितना होगा? तो mgh प्लस 2 mgh प्लस 3 mgh, तो आपके पास 6 mgh वर्क डन आपने करना होगा। इसका तरीका मैं आपको ये बता रहा हूं। देखिए ये ब्लॉक है, इसके ऊपर मैं एक दूसरा ब्लॉक रख रहा हूं, तो उस ब्लॉक को मैं उठाऊंगा। फॉर एग्जांपल आप ये कंसीडर करें, ये ब्लॉक है, तो उसको मैं उठाऊंगा h हाइट, इसके ऊपर रखूंगा, तो मैंने इस पे mgh वर्क डन किया। लेट्स सपोज ये 2h हाइट है, तीसरे बॉडी को, लेट्स सपोज तीसरे मास को मैंने इसके ऊपर रखा, तो मैंने 2 mgh वर्क इस पे किया होगा। अगर इसके ऊपर मैं एक बॉक्स रख रहा हूं, तो 3h हाइट तक मैं इसको ले जा रहा हूं, तो 3 mgh मैंने वर्क डन किया होगा। तो 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स है, ईच ऑफ हाइट h, और उसको मैं एक दूसरे के ऊपर रख रहा हूं, तो व्हाट वर्क आई विल डन। ठीक है। तो आपके पास टोटल वर्क डन 6 mgh आप लोगों ने किया होगा। लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है, वो मैं इसमें नहीं पढ़ाता, आसान है, वो आप खुद देख ले। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, हाइडल एनर्जी, ठीक है, ये रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। और नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल्स, पेट्रोल, डीजल वगैरह वगैरह, ठीक है, ये आपके पास जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। ठीक है। तो आपका 4 चैप्टर खत्म हो गया इंशाल्लाह। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 5 शुरू करूंगा, रोटेशनल डायनामिक्स, तो आप एक नजर उसको जरूर पढ़ें। थैंक यू सो मच।